दोस्तों, मस्त मस्त स्टोरी सुनने के लिए हमारे एम स्टोरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट करना ना भूले। आपके प्यार और सपोर्ट के जहां एक तरह राकेश की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ रिशांक आज काफी दिनों बाद काफी खुश था। आखिर उसका इतने दिनों से चला आ रहा प्लान आखिर कामयाब जो होने लगा था। जो चीज़ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख भी रही थी। ये देखकर भाव्या उससे पूछती है, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, बोनस मिला है क्या? ये सुनकर विशांत मुस्कुराने लगता है। अब वो उसे क्या बताता कि वो क्यों खुश है, इसलिए वो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही आज मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये सुनकर भाव्या कहती है, अच्छा चलो, अच्छी बात है, तो चलो फिर मुझे आइसक्रीम खिलाने ले चलो। ये सुनकर विशांत कहता है, जो हुक्म मेरे आका, चलिए। ये सुनकर भाव्या इतराते हुए फॉलो मी कहते हुए आगे आगे चलने लगती है। उसकी एक्टिंग देखकर विशांत मुस्कुराए बिना रह नहीं पाता और उसके पीछे चल देता है। वो लोग भाव्या की फेवरेट आइसक्रीम पार्लर में जाते हैं, जहां भाव्या हमेशा की तरह 3-4 आइसक्रीम लेती है, जिसे देखकर विशांत का मुंह खुल जाता है। दोनों ही आराम से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी विशांत को विशाल का कॉल आता है, जिसे देखकर वो भाव्या से कुछ दूर जाकर कॉल उठाता है और पूछता है, हाँ विशाल बोलो। जिस पर विशाल कहता है, सर आपके कहे के मुताबिक मैंने समीर वाला लिफाफा राकेश के घर पहुंचा दिया है और ठीक उसके कुछ देर बाद ही मैंने समीर को राकेश के घर जाते हुए देखा है। ये सुनकर विशांत के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं विशाल आगे कहता है, सर मैंने अभी अभी पता किया है, निशा समीर की सच्चाई जानकर इतना ज़्यादा दुखी है कि इस वक्त वो बार में बैठकर शराब पी रही है। ये सुनकर विशांत पूछता है, किस बार में है वो? मैं अभी वहां जाना चाहता हूं ताकि उसे तड़पता हुआ देखकर मैं अपने दिल को सुकून दे सकूं। ये सुनकर विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है कि कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि किसी का दुख देखकर सुकून महसूस करे, लेकिन वो ये विशांत से पूछ नहीं सकता था। तो वो उसे निशा का पता बता देता है, जिसे सुनकर विशांत को के कहकर फोन काट देता है और भाव्या के पास आकर कहता है, भाव्या वो मुझे ना कुछ जरूरी काम आ गया है, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर वहां के लिए निकल जाऊंगा। ये सुनकर भाव्या का मुंह बन जाता है और वो झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या यार तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम्हारे पास कभी टाइम नहीं होता मेरे लिए? ये सुनकर विशांत भाव्या के गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, आपके लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे लिए ये काम ज़्यादा जरूरी है। ये सुनकर भाव्या कहती है, चलो डॉट डॉट चलो, मैं ना खूब समझती हूँ तुम्हें, तुमसे ना बस मीठी मीठी बातें करवा लो बस। ये सुनकर विशांत मुस्कुराने लगता है और दोनों लोग घर निकल जाते हैं, जहां वो भाव्या को छोड़कर बार के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वो बार के अंदर होता है, जहां वो देखता है कि निशा ग्लास पर ग्लास खाली किए जा रही है और रोए जा रही है। एक वक्त था जब यही आंसू विशांत को तकलीफ दिया करते थे, लेकिन आज का वक्त है कि उसके आंसू विशांत को सुकून दे रहे हैं। निशा को रोता देखकर वो अपने आप से कहता है, तो डॉट डॉट निशा कैसा लग रहा है? अपनी ही बनाई हुई दवाई का स्वाद। तुमने जिंदगी भर ना जाने कितनों को अपने प्यार से धोखा दिया, कभी उनकी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, और आज जब वही तुम्हारे साथ हो रहा है तो कैसा लग रहा है? विशांक उसे काफी देर तक बैठे वहीं देखता रहता है, जिसके बाद वो वहां से उसे उसके ही हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राकेश की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी उसके गैर कानूनी धंधों वाला मामला शांत नहीं हुआ था कि तब तक राकेश को लेनदारों के फोन आने लगे थे। उन्हें अपने पैसे डूबने की आशंका ने घेर लिया था, जिसके चले वो राकेश के कंपनी के आगे हंगामा कर रहे थे। जिसे देखकर राकेश का सेक्रेटरी राकेश के पास आकर कहता है, सर सारे लेनदार कंपनी के बाहर आकर हंगामा कर रहे हैं, हम क्या करें सर? ये सुनकर राकेश कहता है, उनसे कहो कि जल्दी ही उनके पैसे चुका दिए जाएंगे, उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगो और उन्हें यहाँ से चलता करो। ये सुनकर उसका सेक्रेटरी कहता है, सर मैंने सब कहकर देख लिया है, लेकिन लोग हैं कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मैं क्या करूँ? ये सुनकर राकेश गुस्से में अपने सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देता है और कहता है, साले एक काम तक नहीं होता तुझसे, किस बात का सेक्रेटरी है तू? अपने साथ इस तरह का सुलूक होता देखकर सेक्रेटरी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। वहीं अभी राकेश अपने सेक्रेटरी को कुछ और सुनाता, उससे पहले उसके कैबिन में दंदनाते हुए कुछ बॉडीगार्ड्स घुस आते हैं, जिन्हें देखकर राकेश को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हैं। वह भी कुछ बोलता उससे पहले उनमें से कुछ ने राकेश को जबरदस्ती पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया है। ये देखकर राकेश चिल्लाते हुए पूछता है, तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसने की? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, तुम लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। तभी सामने से आवाज आती है, अच्छे से जानता हूं तुम जैसे लोगों को, राकेश बजाज की किस तरह का इंसान है तू? डॉट ये सुनकर राकेश सामने की तरफ देखता है और सामने खड़े आदमी को देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि सामने महेंद्र बर्मन खड़ा था, जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। जिसे देखकर राकेश डर जाता है। वहीं महेंद्र आराम से आकर उसके सामने बैठ जाता है और कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना राकेश कि मैं भले ही चाहे जैसा भी इंसान क्यों ना हूं, लेकिन बिजनेस ईमानदारी से करता हूं, और तुझे भी मैंने वार्न किया था कि मेरे प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी मत करना, लेकिन तुमने मेरी वार्निंग हल्के में ले ली। क्या लगा था मैं फेंक रहा था उस वक्त?
अब मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, समझा, वरना तू तो अच्छे से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर राकेश की हवा और ज़्यादा टाइट हो जाती है। वो हकलाते हुए कहता है महेंद्र सर, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपकी एक एक पाई दे दूंगा, मेरा विश्वास करो। ये सुनकर महेंद्र हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, विश्वास और तेरा? फिर अपने माथे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यहाँ कुछ लिखा है क्या जो अब मैं तेरे पर विश्वास करूंगा? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना पहले मैं तेरी फुलसी जो बच्ची है उसे उठाऊंगा, जिसके साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये तू सोच भी नहीं सकता। उसके बाद मैं तेरी बॉडी का हर पार्ट बेच दूंगा, उसके बाद तेरी कंपनी से अपना पैसा वसूलूंगा। तो बोल, तू ये रास्ता अपना चाहता है या फिर शांति से मुझे मेरे पैसे देना चाहता है? ये सुनकर राकेश डर से कांपते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे और मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे कल ही दे दूंगा, बस मुझे कल तक की मोहलत दे दो। ये सुनकर महेंद्र कहता है, ठीक है, चल दिया तुझे कल तक का समय, लेकिन अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो फिर तेरे साथ जो होगा वो इस शहर के बिजनेसमैन के लिए कहानी बनेगा कि कैसे महेंद्र बर्मन से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है, जिसे देखकर अब जाकर राकेश की सांस में सांस आती है। लेकिन अभी भी वो ये सोचकर परेशान था कि आखिर इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है कौन, जिसे उसके बारे में इतना सब पता है। उस आदमी को राकेश की जान से मारने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। तो क्या होगा आगे और कहां से इंतजाम करने वाला है राकेश पैसों का? क्या वो कभी जान पाएगा कि इन सब के पीछे आखिर किसका हाथ है? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी कहानी, जिसका नाम है रीबर्थ ऑफ लव एंड ट्रस्ट। 152 राकेश का दांव। अब आगे। महेंद्र बर्मन राकेश की बात सुनकर कहता है, ठीक है, दिया तुझे कल तक का वक्त, लेकिन अगर कल शाम 5 बजे से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो 5:02 पर तेरी लाश यहाँ की नदी में तैरती मिलेगी सबको। ये सुनकर राकेश काम सा जाता है। वहीं ये बोलकर महेंद्र वहां से निकलने लगता है तो राकेश उसे बाहर छोड़ने आता है, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर तो वो और ज़्यादा कांप जाता है, क्योंकि बाहर जगह जगह पर राकेश के बॉडीगार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी। राकेश को अपने बॉडीगार्ड्स की लाशों को देखकर महेंद्र कहता है, ये तो बस एक ट्रेलर था, अगर तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे साथ क्या होगा तू ये सोच भी नहीं सकता। ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन विशांत काफ़ी खुशी खुशी अपने ऑफिस जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सारे लेनदार राकेश का जीना दुश्वार कर चुके हैं और कभी भी बैंक वाले भी राकेश के घर का दरवाजा खटखटाते ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ आज काफ़ी दिनों बाद हर्षवर्धन जी भी अपनी ट्रिप से वापस आए थे और आते ही उन्हें अखबार में राकेश के कारनामों के बारे में पता चला, जिसे देखकर वो समझ गए कि हो ना हो ये काम विशांत का ही है, वहीं ये सब कर सकता है। ये देखकर तो अब उनकी इच्छा विशांत का सच जानने की और ज़्यादा प्रबल हो चुकी थी। वो जल्दी से विशांत के ऑफिस जाने के लिए वहां से निकल गए। वहीं विशांत अपने ऑफिस में बैठा था जब विशाल विशांत के कैबिन में आता है, जिसे देखकर विशांत पूछता है, हाँ विशाल, क्या हुआ, कुछ काम था? जिस पर विशाल कहता है, सर खबर मिली है कि राकेश अभी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। अब तक कैबिन में मार्क भी आ चुका था। वहीं विशांत की खबर सुनकर बहुत खुश होता है। उसे लग रहा था कि राकेश अपने बैंक्रप्सी की न्यूज़ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा। ये सोचकर वो विशाल से कहता है, अच्छा फिर तो हमें भी देखना चाहिए वो क्या कहने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये सुनकर विशाल कैबिन का टीवी ऑन कर देता है, जहां पर कुछ ही देर में राकेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, जहां राकेश बड़े ही आराम से चलते हुए आ रहा था। उसके चेहरे पर जरा भी परेशानी के भाव विशांत को नहीं दिखते, जिसे देखकर विशांत को किसी अनहोनी का एहसास होने लगा। वहीं राकेश आराम से आकर बैठता है और कहना शुरू करता है, गुड आफ्टरनून रिपोर्टर्स, मैं जानता हूं आप सबके मन में मेरे लिए काफ़ी सवाल होंगे कि क्या जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वो सब सच है। क्या सच में मैं किसी गैर कानूनी कामों में सम्मिलित हूं या नहीं, या फिर क्या मेरी कंपनी डूबने वाली है? और भी ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, जिनका जवाब देने के लिए ही आज मैंने यहाँ आप सबको बुलाया है। फिर आगे कहता है, इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि पहले मेरी पूरी बात सुन ले, इसके बाद ही मैं किसी भी सवाल का जवाब दूंगा। ये सुनकर विशाल कहता है, इस देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर ये कोई प्लान बना कर आया है, जिससे आज ये आसानी से यहाँ से बचकर निकल जाएगा। लग तो विशांत को भी यही रहा था, लेकिन वो इस बात को मानना नहीं चाहता था। वहीं राकेश आगे बोलता है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे रहते ये सब मेरी नाक के नीचे हो रहा था, और मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा था कि ये सारे गैर कानूनी काम मेरे ही नाम पर चल रहे थे। ये सुनकर एक रिपोर्टर कहता है, इसका मतलब आप मानते हैं कि आप ही इन सब गैर कानूनी अपराधों में शामिल है? ये सुनकर राकेश कहता है, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैंने ये कब कहा कि मैं इन सब में शामिल हूँ? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये सारे काम मेरे ही नाम से चलाए जा रहे थे, लेकिन इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर खुसूर फूसूर करने लगते हैं कि अगर इन सब अपराधों में मिस्टर राकेश का हाथ नहीं है तो फिर कौन है इन सब के पीछे? वहीं राकेश की बात सुनकर विशांत के साथ साथ मार्क और विशाल भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है राकेश।
वहीं राकेश भी सारे रिपोर्टरों की खुसूर फूसूर सुनकर कहता है, हाँ ये सच है कि इन सब के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं, बल्कि मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इन सब गैर कानूनी कामों के पीछे हमारे होने वाले दामाद समीर का हाथ था। वही काफ़ी सालों से मेरा नाम इस्तेमाल करके ये सब गैर कानूनी धंधे कर रहा था। इस बात को जानने के बाद मेरी बेटी का तो रो रो कर बुरा हाल है, यहाँ तक कि उसने तो आज सुबह अपनी जान देने तक की कोशिश की। इस वक्त मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये बोलते हुए वो सबके सामने अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगा, जिसे देखकर विशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस राकेश ने अपने आप को बचाने के लिए समीर की बलि चढ़ा दी थी। वहीं विशाल भी राकेश की बात सुनकर गुस्से से कहता है, ये साला क्या बकवास किए जा रहा था, मुझे पता है समीर का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, फिर ये समीर को क्यों इन सब में फंसा रहा है, और समीर आखिर मान भी कैसे गया। जिस पर मार्क कहता है, जरूर इस राकेश ने ही उसे डराया होगा। ये बोलते हुए वो सबके सामने अपने घड़ियाली आंसू बहाने लगा, जिसे देखकर विशांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस राकेश ने अपने आप को बचाने के लिए समीर की बलि चढ़ा दी थी। वहीं विशाल भी राकेश की बात सुनकर गुस्से से कहता है, ये साला क्या बकवास किए जा रहा था, मुझे पता है समीर का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, फिर ये समीर को क्यों इन सब में फंसा रहा है, और समीर आखिर मान भी कैसे गया। जिस पर मार्क कहता है, जरूर इस राकेश ने ही उसे डराया होगा। वहीं राकेश अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, लेकिन मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने समीर को आज सुबह ही पुलिस के हवाले कर दिया है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर एक बार फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इतने सालों से मिस्टर समीर ये सारे काम मिस्टर राकेश जैसे अच्छे इंसान के नाम पर कर रहे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने तो अने मंगेतर के बारे में भी नहीं सोचा। वहीं राकेश ये सब सुनकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था कि अब लोग उसके बारे में बुरा भला कहना छोड़कर समीर के ऊपर आ गए हैं। तो वो आगे कहता है, और रही बात मेरे कंपनी के हालात की, तो ऐसे में कंपनी के हालात अच्छे कैसे चल सकते हैं, लेकिन मैं अपने देनदारों से ये कहना चाहूँगा कि उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर दिया है, आप चाहें तो मेरे ऑफिस आकर पैसे ले सकते हैं। ये सुनकर तो विशांत का गुस्सा ही फूट पड़ता है। वो गुस्से से अपनी ही टीवी पर रिमोट मारकर उसे तोड़ देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, कमीने राकेश, मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, साले मैं तेरी जान ले लूँगा। मैं तेरी जान ले लूंगा। फिर विशाल का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, विशाल जल्द से जल्द पता करो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। विशांत का ये रूप देखकर मार्क और विशाल दोनों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है विशांत की राकेश से, जो वो इतना ज़्यादा तड़प रहा है राकेश को बर्बाद करने के लिए। वही विशांत इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपने ऑफिस में रखी चीज़ों को तोड़ने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, राकेश एक बार फिर तू बच गया। विशांत का ये रूप देखकर मार्क और विशाल दोनों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी है विशांत की राकेश से, जो वो इतना ज़्यादा तड़प रहा है राकेश को बर्बाद करने के लिए। वही विशांत इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो अपने ऑफिस में रखी चीज़ों को तोड़ने लगता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, राकेश एक बार फिर तू बच गया। अभी विशांत का गुस्सा शांत नहीं हुआ था कि विशाल जल्दी से उसे बताता है कि बॉस, दरअसल हमने अपने प्लान में एक बात तो मिस ही कर दी कि उसे पास भी एस कंपनी के भी सारे शेयर्स है, और उसने आज उसी कंपनी के 10% शेयर्स को बेच दिया है, जिससे उसकी पैसों की परेशानी एक झटके में खत्म हो गई। ये सुनकर तो विशांत जैसे पागल ही हो जाता है, उसकी इतनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी के शेयर वो ऐसे ही बेच दे रहा है। ये जानकर तो विशांत पागल सा ही हो गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, राकेश मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खत्म करूंगा। विशांत को इतना गुस्सा देखकर मार्क और विशाल की रूह तक कांप सी जाती है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एस कंपनी के शेयर बेचने का सुनते ही विशांत इतना गुस्से में क्यों है। वो लोग अभी ये सब सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्यों नहीं छोड़ोगे उसे, ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी राकेश से जिसके लिए तुम मरने मारने तक पर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि अगर ये बात तुम्हें माँ बाप को पता चलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। ये आवाज़ सुनकर सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि हर्षवर्धन जी खड़े थे, जो विशांत को ही घूरे जा रहे थे, जिन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं। वहीं विशांत भी उन्हें देखकर सकपका जाता है। हर्षवर्धन जी विशांत के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और गुस्से से पूछते हैं, बताओ मुझे आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी राकेश से जिसके लिए तुम इस हद तक जा रहे हो, बिना ये सोचे कि अगर तुम्हारे इस करतूत के बारे में तुम्हारे माँ बाप को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। बताओ मुझे आखिर क्यों पड़े हो तुम राकेश के पीछे, ऐसा क्या राज है तुम्हारे और राकेश के बीच जिसके लिए तुमने इतना कुछ किया। आखिर कौन हो तुम और कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे, बताओ मुझे, बताओ। अब तक विशांत का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो चुका था, तो वो एक बार सबको देखता है तो पाता है सबके चेहरों पर यही सवाल था कि आखिर ऐसी क्या दुश्मनी है विशांत की राकेश के साथ। हिम्मत करके मार्क पूछ ही लेता है, यस बॉस, हमें भी जानना है आखिर आपके और राकेश के बीच कैसी दुश्मनी है। आखिर आपको हमारे विशांत बॉस के बारे में कैसे इतना कुछ जानते हैं। हम में से कहेगा कोई नहीं, लेकिन सबको ही कभी ना कभी ये फील जरूर हुआ है कि आप काफ़ी हद तक हमारे विशांत बॉस की तरह बात और बर्ताव करने लगते हैं। आखिर आपको कैसे पता कि हमारे और विशांत राजशेखर के बीच क्या बात हुई थी। मार्क की ये बात सुनकर विशांत एक बार फिर सबको देखता है तो सबके चेहरों पर यही सवाल था, जिसे देखकर विशांत फैसला करता है कि शायद अब वक्त आ गया है कि उसे सबको अपना सच बता देना चाहिए।
तो क्या होगा आगे? क्या सच में इस बार वृषांक उन्हें अपना सच बता देगा या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जो वृषांक को हिलाकर रख देगा? 153 आवाज। अब आगे। हर्षवर्धन जी, मार्क और विशाल के पूछने के बाद वृषांक एक गहरी सांस लेता है और सोचता शायद अब वक्त आ गया है कि मुझे अपनी सच्चाई इन्हें बता देनी चाहिए। शायद मेरी बात सुनकर ये लोग उसे सच ना माने, लेकिन जो सच है वो तो नहीं बदलेगा। ये सोच वो एक गहरी सांस लेता है और बताने के लिए तैयार हो जाता है। वृषांक कहता है, दरअसल मैं वो अभी बस इतना ही कह पाया था कि उसे एहसास होता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। एकदम से इतनी शांति कैसे हो गई? और जब वो अपना सिर उठाकर देखता है तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसकी तो सांस तक गले में अटक सी जाती है, क्योंकि उसके सामने का वक्त पूरी तरह से रुक चुका था। यहाँ तक बिल्डिंग के बाहर जो चिड़िया उड़ रही थी वो तक अपनी जगह फ्रिज हो चुकी थी। कैबिन का फैन, गिरता हुआ पेपरवेट, यहाँ तक कि विशाल के हाथ से छुटा पेपर भी हवा में ही रुक चुका था। ये नज़ारा देखकर वृषांक को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, या फिर वो कहीं वापस से मरने तो नहीं वाला है? आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे आवाज़ आती है, वृषांक तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। ये आवाज़ सुनने की देर थी कि वृषांक और ज़्यादा घबरा जाता है। पहले ही वक्त रुकना क्या कम था जो अब ये सब भी उसके साथ हो रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का मजाक चल रहा है उसके साथ, और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो ये अपने मन में सोचता है कि तभी उसे वापस से आवाज़ आती है, जिस बारे में तुम पता नहीं कर सकते उसे पता करने में अपना समय व्यर्थ मत करो, मैं हर जगह हूँ। ये सुनकर वृषांक पूछता है, कौन हो तुम और ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ये सुनकर वो आवाज़ हल्की हंसी हंसते हुए कहती है, सही कहा, मजाक ही हुआ है तुम्हारे साथ। खैर तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये जानने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। ये सुनकर वृषांक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज़ उससे कहना क्या चाहती है। ये सोचकर वो पूछता है, क्या आप भगवान हैं? ये सुनकर वो आवाज़ वापस से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, और जो बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ उसके लिए उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सुविधा के लिए तुम ये समझ लो कि मैं उनका ही काम करने वाला एक दूत हूँ। ये सुनकर वृषांक अंदर तक हिलसा जाता है। वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो एक आम सा इंसान है। तो वो आवाज़ कहती है, क्या सच में वृषांक तुम्हें लगता है तुम एक आम इंसान हो? भूल गए तुम कौन थे और इस शरीर में कैसे आए? क्या ये आम इंसानों वाली हरकतें हैं? ये सुनकर वृषांक कुछ नहीं कह पाता, फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ मुझे क्या बताने आए हैं? ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, अब आए ना तुम काम की बात पर, ये तुम क्या करने जा रहे थे अभी? ये सुनकर वृषांक नासमझी से पूछता है, मतलब मैं क्या करने जा रहा था? ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, मतलब तुम अभी अपने दोस्तों को अपनी असली पहचान बताने जा रहे थे कि तुम वृषांक पांडे नहीं बल्कि उसके शरीर में वृषांक राजशेखर हो। ये सुनकर वृषांक कहता है, हाँ वो मेरे अपने हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों कर रहा हूँ। ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, वृषांक इस बात को तुम जितना हल्का समझ रहे हो असल में ये बात इतनी हल्की है नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ है ऐसा ब्रह्मांड में हर किसी के साथ होता है? हर कोई मरने के बाद अपनी यादाश्त के साथ दूसरे की शरीर में जाता है। ये सुनकर वृषांक कहता है, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिस पर वो आवाज़ कहती है, असल में ये हमारी ही गलती के कारण हुआ है, जिसके लिए हम तुमसे से क्षमा चाहते हैं। असल में उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तुम्हें वहाँ मरना नहीं था, बल्कि इस शरीर के असली मालिक वृषांक पांडे को मरना था, लेकिन हमारी गलती की वजह से उस दिन ये वृषांक बच गया और तुम मर गए। ऊपर से मरते वक्त तुम्हारे दिल में प्यार और विश्वास के लिए जो नफरत थी उससे तो भगवान भी नहीं बच पाए, और उन्हें जब हमारी गलती के बारे में पता चला तो वो हम पर काफ़ी गुस्सा हुए थे, और उन्होंने ही तुम्हें फिर 3 साल बाद इस वृषांक के शरीर में भेजा ताकि तुम्हें जिस प्रेम और विश्वास से नफरत हुई है तुम्हें पता चल सके कि प्रेम और विश्वास ही ऐसी 2 चीज़ें हैं जिन पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, तुम्हारी मनुष्य जाति टिकी हुई है। और फिर कुछ पापी लोगों को संहार भी तुम्हारे ही हाथों होना था। इन्हीं सब उद्देश्य के चलते तुम्हें ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाकर ये शरीर प्रदान किया गया था ताकि तुम वो सारे काम कर सको जो भगवान तुमसे करवाना चाहते हैं। ब्रह्मांड के अपने कुछ नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं, और अभी अभी कुछ देर पहले तुम वही करने जा रहे थे। वृषांक, तुम्हें समझना होगा कि जीवन मरण के अपने कुछ नियम हैं। जो इंसान धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन तो धरती से जाना ही है, लेकिन कभी कभी कुछ अनहोनी होती है जिन्हें हम इस तरह संभालते हैं, लेकिन ये भी इंतजाम करते हैं कि उसके बाद कोई नियम ना टूटे। ये सुनकर वृषांक कहता है, तो इसका मतलब मैं अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकता? ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, हाँ तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते, इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा जिसके भयंकर परिणाम होंगे। ये सुनकर वृषांक कहता है, तो फिर तब आप कहाँ थे जब मैंने अपनी सच्चाई शंभू को बताई थी? ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, नहीं वृषांक, तुमने उसे कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई बल्कि तुमने उसे खुद से सोचने को बोला था, और वैसे भी वो पापी मरने वाला था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन यहाँ बात अलग है, यहाँ मौजूद सारे लोग का समय अभी नहीं आया है और बात जानकर ये लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, अपनी सच्चाई बताकर इन्हें मारना या फिर अपनी सच्चाई छिपाकर इन्हें बचाना?
जिसके बाद वो आवाज़ आगे कहती है, असल में तो मैं तभी आ गया होता जब तुम अपनी माँ को अपनी सच्चाई बताने वाले थे, लेकिन तब तुमने अपने दिल की बात सुनकर उन्हें कुछ नहीं बताने का फैसला किया, लेकिन आज जो तुम करने जा रहे थे उसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर वृषांक समझ जाता है कि वो ब्रह्मांड के बनाए नियमों को नहीं तोड़ सकता अपनी सच्चाई बताकर। जिसके बाद वो पूछता है, लेकिन अभी मैं इनके सवालों का क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर वो आवाज़ कहती है, ये मुझे नहीं पता तुम इन्हें क्या बताते हो, ये मेरा कार्य नहीं है, लेकिन अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब मैं वक्त हो चुका है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर वो आवाज़ चुप हो जाती है। ठीक तभी रुका हुआ वक्त वापस से चलने लगता है। वो चिड़िया जो रुकी हुई थी वहां से उड़ जाती है। वो पेपर वेट नीचे गिर जाता है। विशाल के हाथ से गिर रहा पेपर नीचे गिर जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वृषांक ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। वहीं उसकी नज़र हर्षवर्धन जी, मार्क और विशाल की सवाल पूछती आंखों पर जाती है, जिनमें बहुत से सवाल थे। वहीं वृषांक ये समझ चुका था कि अब वो अपनी सच्चाई तो उन्हें नहीं बता सकता है, तो फिर उन्हें क्या जवाब दे। उस आवाज़ ने कहा था कि शांति से सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वहीं हर्षवर्धन जी लगातार वृषांक से पूछे जा रहे थे, बताओ वृषांक, कौन है तुम और कहाँ से आए? तुम्हारे पास इतने पैसे और क्या दुश्मनी है तुम्हारी राकेश के साथ? बताओ वृषांक, बताओ। लेकिन वृषांक को अभी भी कुछ ना बोलता देखकर हर्षवर्धन जी कहते हैं, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। अब जब यही सवाल तुमसे दीदी पूछेंगी तब उन्हें जवाब देना, और आज के बाद भूल जाना कि हर्षवर्धन नाम का तुम्हारा कोई मामा भी था। ये बोलकर वो वहां से जाने लगते हैं। तभी वृषांक की आवाज़ आती है, मैं वृषांक राजशेखर को जानता था। ये बात सुनकर हर्षवर्धन जी के जाते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वहीं ऐसा ही कुछ हाल विशाल और मार्क का भी था। 154 सच या झूठ। अब आगे हर्षवर्धन जी जब वृषांक से कोई जवाब नहीं पाते हैं तो वहां से जाने लगते हैं, जिसे देखकर वृषांक एक गहरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा हर्षवर्धन जी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसे बाद वो तुरंत बोलता है, मैं वृषांक राजशेखर को जानता था। ... ये सुनते ही हर्षवर्धन जी के जाते हुए कदम रुक गए थे। वहीं उनकी आंखें हैरानी से फैल गई और ऐसा ही कुछ हाल विशाल और मार्क का भी था। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वृषांक उस वृषांक से कैसे और कब मिला। वहीं वृषांक अपने मन में उस आवाज़ को धन्यवाद करते हुए कहता है, थैंक यू मुझे इशारा देने के लिए कि शांत होकर सोचो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं इन सबको ऐसा झूठ बताऊंगा जो ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे। वहीं हर्षवर्धन जी हैरानी से पूछते हैं, तुम वृषांक राजशेखर को जानते थे कैसे? और तुम कब मिले उनसे? और तुम्हारी सच्चाई से वृषांक राजशेखर का क्या लेना देना है? ये सुनकर वृषांक मुड़ता है और मार्क की तरफ मुंह करके पूछता है, मार्क, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले तुम्हारे वृषांक बॉस के एक्सीडेंट से कुछ महीने पहले वो लगभग 20 दिनों के लिए गायब हुए थे और तुम्हारे लाख ढूंढने के बाद भी वो तुम्हें नहीं मिले थे, लेकिन फिर 20 दिन बाद अचानक वो आ गए थे। ये सुनकर मार्क कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ ऐसा हुआ तो था, लेकिन मैंने जब उनसे पूछा कि वो कहाँ थे तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस मुस्कुरा कर बात टाल दी थी। तो मैंने भी उनसे ज़्यादा सवाल नहीं किया। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं और आपको कैसे पता कि वो 20 दिनों के लिए गायब हुए थे? ये सुनकर वृषांक कहता है, मैं इस बात का जवाब दूं इससे पहले इस कमरे में मौजूद आप में से किसको लगता है कि सच में मिस्टर वृषांक राजशेखर की मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई थी? ये सुनकर वहां मौजूद सभी को कुछ समझ नहीं आता है। तो हर्षवर्धन जी पूछते हैं, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि वृषांक की मौत कार एक्सीडेंट से नहीं बल्कि मर्डर था? ये सुनकर वृषांक कहता है, हाँ, उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। ये सुनकर तो सभी चौंक जाते हैं। हॉल की उन्हें भी शक तो था, लेकिन इस बात का कन्फर्मेशन उन्हें चौंकाने वाला था। वहीं वृषांक मार्क की तरफ मुंह करके कहता है, और उन पर पहला हमला तभी हुआ था जब वो 20 दिनों के लिए गायब हुए थे। ये सुनकर मार्क पूछता, क्या? लेकिन मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं थी। जिस पर वृषांक कहता है, हाँ ये सच, वो उस वक्त भोपाल जा रहे थे अपने किसी मीटिंग के लिए, लेकिन रास्ते में ही उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। वो लोग संख्या में बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो उनसे लड़ नहीं पाए और बुरी तरह घायल हो गए थे। उन दिनों मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। वहीं अगले दिन जब मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें रोड पर पड़े हुए देखा था। उस वक्त मैं बच्चा था। इस तरह एक आदमी को खून से लथपथ देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन फिर मैंने होश से काम लिया और उन्हें अपने मामा के घर के पीछे खाली पड़े एक झोपड़ी में ले गया और जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाकर ले आया। उन्होंने बताया कि इन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन तभी ना जाने कैसे उन्हें हल्का होश आया और उन्होंने डॉक्टर की बात सुन ली और हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर दिया। शायद उन्हें डर था कि अगर वो हॉस्पिटल गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये बोलकर वो वापस से बेहोश हो गए थे। वहीं ये सुनकर डॉक्टर साहब ने भी उनका इलाज वहीं से करना शुरू कर दिया। 2 दिन तक उन्हें होश नहीं आया। मैं वहीं बैठा उनके होश में आने का इंतजार करता रहा और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने वहां से जाने की जिद की, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी उनका चलना फिरना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो उन्होंने वहीं रुककर आराम करने को कहा और मुझे उनका ध्यान रखने का बोलकर चले गए।
जिसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो हम दोनों का नाम सेम ही था, जिसे जानकर वो मुस्कुरा उठे और इस तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। मैं उनका एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखने लगा, उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, सब चीज़ का ध्यान रखने लगा। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे तो इसके लिए मैंने अपना गुल्लक भी तोड़ दिया था, जिससे मैंने कॉलेज जाने के लिए अपने लिए बाइक लेने वाला था। हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, या यूँ कहें मैं तो उनका फ़ैन हो गया था। वो जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह सोचते थे या जिस तरह चलते थे, उन सबको कॉपी करने लगा था। उसी दौरान उन्होंने मुझे आप सब के बारे में बताया था, आप सब से जुड़ी बातों के बारे में बताया था, जिससे मैं आप सबको नींद में भी पहचान सकता था। सब कुछ तो सही जा रहा था, वो अच्छे से सही भी हो रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों वो अकेले में बैठे कुछ सोचते रहते थे। मैंने जब उनसे पूछा था कि वो क्या सोचते रहते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके भोपाल जाने के बारे में सिर्फ 3 ही लोगों को पता था, एक उनकी दाई माँ, दूसरा उनका बॉडीगार्ड और तीसरी उनकी मंगेतर को। हम दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, या यूँ कहें मैं तो उनका फ़ैन हो गया था। वो जिस तरह से बातें करते थे, जिस तरह सोचते थे या जिस तरह चलते थे, उन सबको कॉपी करने लगा था। उसी दौरान उन्होंने मुझे आप सब के बारे में बताया था, आप सब से जुड़ी बातों के बारे में बताया था, जिससे मैं आप सबको नींद में भी पहचान सकता था। सब कुछ तो सही जा रहा था, वो अच्छे से सही भी हो रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों वो अकेले में बैठे कुछ सोचते रहते थे। मैंने जब उनसे पूछा था कि वो क्या सोचते रहते हैं तो उन्होंने बताया कि उनके भोपाल जाने के बारे में सिर्फ 3 ही लोगों को पता था, एक उनकी दाई माँ, दूसरा उनका बॉडीगार्ड और तीसरी उनकी मंगेतर को। और जिस तरह से उन आदमियों ने उन पर हमला किया था, वो इतना तो समझ गए थे कि ये प्लानिंग के साथ किया गया था। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन तीनों में से वो कौन था जिसने उनके साथ ऐसा करने की सोची थी। ये सुनकर मार्क हैरानी से कहता है, अच्छा तो ये कारण था कि जब वो 20 दिन बाद वापस आए थे तो मुझसे कुछ दूर दूर से रहने लगे थे। उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। और जिस तरह से उन आदमियों ने उन पर हमला किया था, वो इतना तो समझ गए थे कि ये प्लानिंग के साथ किया गया था। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन तीनों में से वो कौन था जिसने उनके साथ ऐसा करने की सोची थी। ये सुनकर मार्क हैरानी से कहता है, अच्छा तो ये कारण था कि जब वो 20 दिन बाद वापस आए थे तो मुझसे कुछ दूर दूर से रहने लगे थे। उन्हें मुझ पर शक था कि मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनकर विशांत कहता है, नहीं मार्क, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम वो पहले इंसान थे जिस उन्होंने शक करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो तुम पर जान से भी ज़्यादा विश्वास करते थे। उन्हें यकीन था कि तुम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। तो मैंने भी उनसे पूछा तो फिर उन्हें किस पर शक है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उन्हें पता तो चल गया था, लेकिन वो मानना नहीं चाहते थे। लेकिन उन 20 दिनों में हम दोनों में भाइयों से भी ज़्यादा प्यार हो गया था, यहाँ तक कि वो तो ये चाहते थे कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ उनके ही साथ रहूं, जिसको मैंने हंसकर मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आकर उसके साथ काम करूं, जिसे मैं भी मान गया था। लेकिन शायद उन्हें अपनी मौत का आभास हो चुका था, इसीलिए तो जब वो वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मुझे अपना एक कार्ड देते हुए कहा कि मैं इस अकाउंट के पैसों का जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल करूं, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इस बात का जिक्र किसी से भी ना करूं। तब मैंने उनकी बातों को हंसकर टाल दिया था, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मुझे खबर मिली कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, जिसे जानकर मैं बहुत दुखी हुआ था। मेरे दिमाग पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि मैं पूरी तरह उनकी तरह बनने लगा। फिर जब मैं अपना स्कूल पूरा करके यहाँ आया तो मैंने सोचा कि एक बार उनकी मंगेतर से जाकर मिल लूँ, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो उनसे कितना प्यार करते थे। और शायद मैंने सही किया निशा के पास जाकर, क्योंकि जब मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने निशा, समीर की बातें सुन ली कि उन्होंने ने ही विशांत जी को धोखे से मारा था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ राकेश बजाज का था। उसने ही अपनी बेटी को उनके पास चारा बनाकर भेजा था। और यही नहीं, उन लोगों ने तो कंपनी हथियाने के लिए उनकी दाई माँ तक को नहीं छोड़ा, उन्हें भी जान से मार दिया और एक्सीडेंट साबित कर दिया। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा मन किया कि मैं उन्हें वहीं मार दूं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था इस बात का। तब मैंने फैसला किया कि मैं राकेश को उसके किए की सजा दूंगा। फिर मैंने विशांत जी के पैसों से ही उनके कातिलों को सजा दिलाने की सोची। उसके बाद का तो आप सबको पता ही है, कैसे मैंने अपनी कंपनी खड़ी की और कैसे मैं आप सबसे मिला। ये बोलकर विशांत चुप हो गया और उन सबको देखने लगा, जिनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास किया भी है या नहीं। हॉल की विशांत की बातों को झूठा साबित करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि असल में तो वो उन 20 दिनों के लिए एक प्राइवेट आइलैंड पर था और अपने एक खास तरह के सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था, जिसे उसने वहां से आने के बाद लॉन्च किया था। हॉल की ये बात सच थी कि उस दौरान उस पर हमला हुआ था, लेकिन इस बात की गवाही देने वाला वो डॉक्टर कुछ दिनों बाद ही मर गया था। तो विशांत की बातों को सच मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद फाइनली मार्क बोलता है, उनके साथ इतना सब हो गया और मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ वो उन दिनों कितने तकलीफ में रहे होंगे। मैं कैसे नहीं समझ पाया उनकी तकलीफ। जिस पर हर्षवर्धन जी कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि राकेश इतना नीचे भी गिर सकता। फिर विशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही किया, मुझे गर्व है तुम पर कि 20 दिन की पहचान के लिए तुम विशांत के कातिलों को सजा देने आ गए। अब इस काम में भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो मिलकर उस कमीने राकेश को उसके किए की सजा देते हैं। ये सुनकर मार्क गुस्से से कहता है, हाँ मैं उस कमीने राकेश और निशा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उन्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उन्होंने मेरे भाई जैसे दोस्त की हत्या की है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
वहीं विशाल जो सारी बातें सुनने के बाद विशांत से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इसमें, लेकिन हम लोगों को होश से काम लेना होगा क्योंकि अभी अभी ने देखा ना कि कैसे वो हमारा बनाए जाल से निकल गया, क्योंकि उसके पास अभी भी सबसे बड़ा हथियार है विशांत सर की वो कंपनी जिसके शेयर की कीमत अभी भी हमारी पूरी कंपनी से ज़्यादा है, उसका हम क्या करने वाले हैं। जिस पर विशांत कुछ सोचते हुए कहता है मेरे पास उसका भी एक रास्ता है, इस बार मैं राकेश को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दूंगा जहाँ से उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। 155 विशांत का प्लान। अब आगे विशांत की कहानी सुनकर सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हर्षवर्धन जी विशांत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं शाबाश विशी, मुझे गर्व है तुम पर। 20 दिन की मुलाकात के लिए तुम विशांत का बदला लेने चले आए, ये जानते हुए कि राकेश किस तरह का खतरनाक आदमी है। सच में तुम्हारी इस दोस्ती को सलाम। ये सुनकर विशाखम को अंदर ही अंदर दुख तो हो रहा था कि वो अपने अपनों से झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी जान खतरे में डालने से अच्छा है ये लोग जिंदगी भर अंधेरे में ही रहें। वहीं हर्षवर्धन जी की बात सुनकर मार्क भी कहता है हाँ बॉस, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी अब उनसे अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर रहूंगा और उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुनकर विशाल जो काफ़ी देर से चुप था बोलता है वैसे तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, लेकिन हमें जोश की जगह होश से काम लेना होगा, क्योंकि हमारी इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी अभी भी सामने ही है VRS कंपनी, क्योंकि जब तक ये राकेश के पास है हम उसे रोड पर नहीं ला सकते। उस कंपनी की वैल्यू का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि राकेश ने उसके सिर्फ 10% शेयर बेचे हैं और उसने अपने ना सिर्फ सारे कर्जे उतार दिए बल्कि वो अपने कंपनी को दोबारा से शुरू भी कर रहा है। अगर मैं राकेश से निपटना है तो पहले हमें इस VRS कंपनी का कुछ करना होगा। ये सुनकर विशांत कहता है उसका भी प्लान है मेरे पास। ये सुनकर सब उसकी तरह देखने लगते हैं और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगते हैं। वहीं विशांत हर्षवर्धन जी की तरफ मुड़कर कहता है मामा जी मेरे पास इसके लिए एक प्लान है, लेकिन मुझे इसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर हर्षवर्धन जी कहते हैं बोलो विशांत क्या करना है मुझे, मैं तो सिर्फ तुम्हारे खातिर भी मदद कर देता, लेकिन अब तो इसमें मेरे दोस्त शशांक के बेटे का नाम भी शामिल है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर विशांत कहता है प्लान सिंपल है, हमें VRS के सारे शेयर्स को खरीदना होगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वहीं विशाल कहता है सर शायद आपने सुना नहीं, अभी अभी जो मैंने कहा VRS को डुबाना या खरीदना हमारे और हर्षवर्धन जी दोनों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि ब्रांड है। हम कैसे खरीदेंगे उसके शेयर्स। जिस पर विशांत कहता है सिंपल है, कोई भी इंसान वो चीज़ अपने पास क्यों रखना चाहेगा जिससे उसे फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो। ये सुनकर किसी को भी विशांत की कही हुई बात समझ नहीं आती, तो हर्षवर्धन जी पूछते हैं विशांत हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आई, तुम कहना क्या चाहते हो। तो विशांत कहता है आप सबको शायद मालूम नहीं, लेकिन VRS कंपनी की इस वक्त 70% से ज़्यादा कमाई सिर्फ VRS के IT सेक्टर के बिजनेसेस से आती है, क्योंकि बाकियों को तो राकेश ने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। उस कंपनी का IT सेक्टर इसलिए बचा रह गया है क्योंकि राकेश को IT फील्ड की कोई जानकारी नहीं है और फिर उसे भी पता है कि उसकी आधी से ज़्यादा कमाई वहाँ से आ रही है, तो वो उसे नहीं छूता। अब हमें वहीं पर वार करना होगा। ये सुनकर विशाल कहता है सर ये तो और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि विशांत सर खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, यहाँ तक कि उनके बनाए एंटीवायरस है। वी का तो आज तक कोई मुकाबला ही नहीं है, हम कैसे पिछड़ेंगे उसे। ये सुनकर विशांत के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है यहीं से तो मेरा प्लान शुरू होता है। एक बार विशांत जी ने मुझे बताया था कि उनके बनाए सॉफ्टवेयर वैसे तो बहुत कमाल के होते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि एक बार वायरस के अटैक के बाद वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और अगर दोबारा वायरस आया तो वो उसे रोकने में सक्षम नहीं है। इसी चीज़ को वो यहाँ से जाने के बाद सही करने वाले थे, लेकिन कर नहीं पाए। अब हमें उनका अधूरा काम पूरा करना होगा। ये सुनकर मार्क पूछता है लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि उसके लिए तो हमें विशांत सर के जैसा सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए होगा, वो हमें कहाँ से मिलेगा। ये सुनकर विशांत कहता है इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, वो सॉफ्टवेयर मैं खुद बनाऊंगा। ये सुनकर सब एक बार फिर चौंक जाते हैं कि विशांत को सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज है। उन्हें शौक देखकर विशांत एक बार फिर झूठ बोलते हुए कहता है अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं भी उनसे इंस्पायर होकर सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीखा था, यहाँ तक मैंने तो इस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाल लिया है, बस मुझे कुछ फाइनल टचेस देने बाकी हैं। ये सुनकर सब हैरानी से विशांत को ही देखे जा रहे थे। तो विशाल पूछता है प्लान क्या है सर, जिस पर विशांत कहता है तो प्लान ऐसा है कि ... ये बोलकर वो सबको अपना प्लान समझा देता है, जिसे सुनकर तो हर्षवर्धन जी अंदर तक हिल से जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं कमाल का दिमाग पाया है विशांत ने। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि अगर ये विशांत और वो विशांत दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या होता, शायद इंडिया तो क्या दुनिया की नंबर 1 कंपनी VRS होती और हम जैसे लोग तो उसके आसपास भी नहीं भटक पाते हैं। अच्छा हुआ मेरी विशांत से कोई दुश्मनी नहीं है, वरना ये तो मुझे एक ही झटके में खत्म कर देता। हर्षवर्धन जी को अपनी सोच में गुम देख विशांत उन्हें हिलाते हुए पूछता है मामा जी कहाँ खो गए आप। जिस पर वो होश में आते हुए हड़बड़ाते हुए कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। फिर बात घुमाने के लिए बोलते हैं ठीक है, फिर हम ये प्लान शुरू कब कर रहे हैं।
जिस पर विशांत कहता है मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए इस चीज़ के लिए क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से तैयार नहीं है। फिर विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहता है और फिर तुम्हें भी तो वक्त चाहिए हमारी दूसरी कंपनी रजिस्टर करने के लिए। फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता है तो ठीक है। फिर सबको अपना अपना रोल समझ आ गया है ना इस प्लान में, जिसे सुनकर सब हमें सिर हिलाते हैं। तो विशांत कहता है ठीक है फिर सब आज से ही अपने अपने काम पर लग जाओ। ये सुनकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं विशांत आज काफ़ी ज़्यादा दुखी था। एक तो राकेश उसके बनाए प्लान से बच गया था, ऊपर से आज उसे ना चाहते हुए भी अपने अपनों से झूठ भी बोलना पड़ा था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, जिसकी वजह से उसने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है, जिसे देखकर उसका इंतजार कर रही भाव्या हैरानी से विशांत के पास जाती है और गुस्से से पूछती विशी ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। फिर उसे स्मेल करते हुए पूछती है तुमने पी रखी है। फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है तुम पीकर आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए शराब पीने की, जबकि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी शराब को हाथ भी नहीं लगोगे तुमने अपना। वो अभी बस इतना ही बोल पाई थी कि विशांत जल्दी से जाकर भाव्या को कसकर गले लगा लेता है, जिससे भाव्या कहते कहते चुप हो जाती है। उसे शायद इस बात का एहसास हो चुका था कि आज विशांत कुछ परेशान है या शायद डरा हुआ है, तो वो भी इस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं समझती और उसे टाइटली हक कर लेती है। वहीं विशांत गले लगे ही भाव्या से पूछता है भाव्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। ये सुनकर भाव्या को समझ नहीं आता है कि आज विशांत ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन वो समझ जाती है कि इस वक्त विशांत से कोई सवाल पूछना शायद सही नहीं होगा, तो कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर विशांत उससे अलग होते हुए पूछता है प्रॉमिस, जिस पर भाव्या उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहती है आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। असल में विशांत को ये डर सताने लगा था कि जब भाव्या को उसकी सच्चाई पता चलेगी तो कहीं वो उसे गलत ना समझे और कहीं वो उसे छोड़कर चली ना जाए, बस इसीलिए वो डरा हुआ था। उसने सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द भाव्या को अपनी सच्चाई बता देगा ताकि भाव्या ज़्यादा हर्ट ना हो। ये सोच वो भाव्या को किस करते हुए कहता है थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। ये बोलने के बाद वो भाव्या को वापस से किस करने लगता है। ये किस इतनी ज़्यादा पैशनेट थी कि दोनों को ही कुछ होश नहीं रहता, यहाँ तक उन्हें ये तक एहसास नहीं रहता है कि इस वक्त वो लोग हॉल के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ से उन्हें कोई भी देख सकता है। लेकिन विशांत इस वक्त इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था। इस वक्त वो बस भाव्या को अपने बेहद नज़दीक महसूस कर अपना डर मिटाना चाहता था। तो क्या होगा आगे और क्या होगा जब भाव्या को विशांत की सच्चाई पता चलेगी और आखिर क्या प्लान बनाया है विशांत ने इस बार, क्या सच में इस बार राकेश विशांत के जाल में फंस जाएगा। 156 गलती का एहसास। अब आगे विशांत और भाव्या दोनों एक दूसरे में यूं ही कुछ देर खोए रहते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो भाव्या शर्माते हुए कहती है तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से किचन की तरफ भाग जाती है, जिसे देखकर विशांत के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो फ्रेश होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निशा एक बार में बैठी शराब पर शराब पिए जा रही थी। वो समीर के दिए धोखे से पूरी तरह टूट सी गई थी। उसके दिए धोखे को याद कर एक बार भी निशा की आंखें गिली हो जाती है और वो रोते हुए अपने आप से कहती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया समीर, अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है शायद यही मेरे कर्मों का फल है, मैं भी तो आज तक ना जाने कितने लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर धोखा दिया है, आखिर उन सब की बदुआ तो लगनी ही थी मुझे। आज उसे ना जाने क्यों विशांत की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी कि कैसे वो उससे पागलों की तरह प्यार करता था, कैसे वो उसकी केयर करता था, और उसने क्या किया, उसे धोखा देकर मार दिया। आज उसे विशांत के दुख का अंदाजा हो रहा था कि आखिर उसे कैसा लगा होगा जब विशांत को उसके धोखे के बारे में पता चला होगा। ये सब सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है और वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कब वो रोते रोते वहीं पर सो गई, जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड ने उसके घर छोड़ा। अगले दिन जब निशा उठी तो वो पहले वाली निशा नहीं रह गई थी, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि आज तक उसने दौलत की लालच में आकर ना जाने कितने गुनाह किए थे, उनमें से भी सबसे ज़्यादा बुरा तो उसने विशांत के साथ किया था। ये सब सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता है और वो फुट फुट कर रोने लगती है। उसे पता ही नहीं चलता कब वो रोते रोते वहीं पर सो गई, जिसे देखकर उसके बॉडीगार्ड ने उसके घर छोड़ा। अगले दिन जब निशा उठी तो वो पहले वाली निशा नहीं रह गई थी, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि आज तक उसने दौलत की लालच में आकर ना जाने कितने गुनाह किए थे, उनमें से भी सबसे ज़्यादा बुरा तो उसने विशांत के साथ किया था। ये सोचकर वो जल्दी से तैयार हो जाती है और फूल लेकर घर से निकल जाती है। उसे जाता देखकर उस पर नज़र रख रहे आदमी ने तुरंत विशांत को कॉल किया, जिसे उसने निशा पर नज़र रखने के लिए लगा रखा था।
वहीं वृषांक अपने खबरी का कॉल आता देखकर तुरंत अपना फ़ोन उठा लेता है और बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। जिस पर वो खबरी कहता है सर जैसा कि आपने कहा था कि मैं मिस निशा पर नज़र रखूं तो सर इसमें उन पर नज़र बनाए हुए हूं सर। अभी कुछ ही देर पहले वो अपने घर से निकली हैं जिसके बाद उन्होंने फूल खरीदे और वापस अपनी कार में बैठकर चल रही हैं। ये सुनकर वृषांक को समझ नहीं आता है कि आखिर निशा फूल लेकर कहाँ जा रही है। अभी कुछ ही दिन नहीं हुए उसे समीर से धोखा मिले और उसने इतनी देर में अपने लिए दूसरा बकरा भी ढूंढ लिया। ये सोचकर वो जल्दी से तैयार हो जाती है और फूल लेकर घर से निकल जाती है। उसे जाता देखकर उस पर नज़र रख रहे आदमी ने तुरंत वृषांक को कॉल किया जिसे उसने निशा पर नज़र रखने के लिए लगा रखा था। वहीं वृषांक अपने खबरी का कॉल आता देखकर तुरंत अपना फ़ोन उठा लेता है और बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। जिस पर वो खबरी कहता है सर जैसा कि आपने कहा था कि मैं मिस निशा पर नज़र रखूं तो सर इसमें उन पर नज़र बनाए हुए हूं सर। अभी कुछ ही देर पहले वो अपने घर से निकली हैं जिसके बाद उन्होंने फूल खरीदे और वापस अपनी कार में बैठकर चल रही हैं। ये सुनकर वृषांक को समझ नहीं आता है कि आखिर निशा फूल लेकर कहाँ जा रही है। अभी कुछ ही दिन नहीं हुए उसे समीर से धोखा मिले और उसने इतनी देर में अपने लिए दूसरा बकरा भी ढूंढ लिया। ये सोचकर वो बोलता है फूल लेकिन किसके लिए ले जा रही होगी। ये सुनकर वो खबरी कहता है नहीं सर वो फूल उस तरह का फूल नहीं था जो डेट पर इस्तेमाल होता है सर। वो तो उस तरह के फूल थे जो किसी की कब्र पर रखे जाते हैं। ये सुनकर तो वृषांक को और कुछ नहीं समझ आता है कि आखिर निशा किसकी कब्र पर जा रही है। ये सोच वो अपने खबरी से कहता है तुम उस पर नज़र बनाए रखो और मुझे उसकी लोकेशन सेंड कर, मैं खुद देखता हूँ कि अब उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और निशा का पीछा करने के लिए निकल लेता है। कुछ ही देर में वो निशा की कार में पीछे होता है। वो देखता है कि निशा की कार आकर V.R.S कंपनी के पास वाले एरिया में रुकी है। ये देखकर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ वो किसी कब्र पर आई है। ये सोचते हुए वो निशा का पीछा करने लगता है। वहीं निशा भी धीरे धीरे उस जगह के लिए बढ़ने लगती है जहां उसे जाना था और एक जगह आकर रुक जाती है। वहीं जब वृषांक निशा को उस जगह रुका देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो कहीं और नहीं वृषांक राजशेखर की समाप्त पर आई थी जिसे उसकी याद में बनाया गया था। ये देखकर वृषांक को समझ नहीं आता है कि निशा यहाँ क्या करने आई है। ये सोचकर निशा के और नज़दीक जाता है बिना उसे पता चले। वहीं निशा अपने आंखों में आंसू लिए वृषांक के समाप्त के सामने खड़ी थी। उसने वहां फूल रखे और सामने खड़े होकर उससे बातें करने लगी। वो समाक को देखते हुए कहता है आई एम सॉरी वृषांक, मैं जानती हूँ मैंने जो काम किया उसकी शायद कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी है। जिस प्यार के लिए मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराया था आज उसी प्यार में मुझे धोखा दिया। आज मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है कि तुम्हें कैसा लगा होगा जब तुम्हें मेरे बारे में पता चला होगा। मुझे माफ़ कर दो विशी, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी ताकि अपने किए पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। ये बोलकर वो वहाँ कुछ देर रहती हैं फिर वहाँ से निकल जाती है। वहीं खड़ा वृषांक जो निशा की बातें सुन रहा था अपने आप से कहता है मैं जानता हूँ निशा तुम्हारे किए कर्म माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें कभी माफ़ तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें एक मौका जरूर दे सकता हूँ, शायद इस बार तुम अपनी ज़िंदगी एक बेहतर तरीके से जियो। ये बोलकर वो भी वहाँ से निकल जाता है। आज उसने अपने कातिलों में एक को माफ़ करके जाने दिया था क्योंकि उसे अपनी गलती का पछतावा था और वृषांक यही तो चाहता था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो। वहीं अगले दिन निशा ने जो कहा था वही किया। बहुत देर तक जब निशा नीचे नहीं आई तो राकेश उसके कमरे में गया जहां उसे निशा तो नहीं मिली लेकिन उसका छोड़ा एक खत जरूर मिला जिसे खोलकर राकेश पढ़ने लगता है, जिसमें निशा ने लिखा था पापा मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है। मैंने आज तक जितनों के साथ भी बुरा किया उसके फल मुझे मिल चुका है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से पाप किए हैं जिनका भुगतान तो शायद मैं इस जन्म में नहीं कर पाऊँ, लेकिन अब मैं इन सब से दूर एक शांत ज़िंदगी जीने जा रही हूँ जहाँ मैं अपनी मेहनत से अपना नाम बनाऊंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं जहाँ रहूँगी खुश रहूँगी। आपकी बेटी निशा। ये पढ़कर राकेश को ज़रा भी दुख नहीं हुआ, उल्टा उसे तो खुशी ही थी क्योंकि भले ही निशा उसकी अपनी बेटी थी लेकिन उसने कभी उसे एक बाप का प्यार नहीं दिया, हमेशा उसे अपने लिए कुछ पाने का एक जरिया ही समझा। इसलिए शायद निशा के जाने से उसे ज़रा भी दुख नहीं हुआ। उल्टा वो खत देखकर वो हंसते हुए कहता है चलो अच्छा हुआ चली गई, वरना उसे कौन संभालता, वैसे भी अब वो मेरे किसी काम की नहीं रह गई थी। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं वृषांक अपने ऑफिस में बैठा निशा के बारे में ही सोच रहा होता है। उसे खबर मिल चुकी थी कि निशा अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। वो अपनी सोच में गुम था कि तभी विशाल कैबिन में आता है और कहता है बॉस हमने राकेश के बारे में तो सोच लिया और समीर तो अब जेल की हवा खा रहा है, लेकिन निशा का क्या करना है। ये सुनकर वृषांक कहता है जाने दो उसे, वैसे भी उसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है और वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है और हमें तो चाहिए भी यही था कि हर किसी को उसकी गलती रियलाइज हो।
ये सुनकर विशाल हैरानी से पूछता है, क्या निशा यहाँ से जा चुकी है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जिस पर विशांक एक गहरी सांस लेते हुए कल की सारी बात उसे बता देता है, जिसे सुनकर विशाल कहता है, सही है सर, उसे अपनी गलती का पछतावा है, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। ठीक है सर, तो फिर मैं अपने काम पर जाता हूँ। ये बोलकर विशाल वहाँ से निकल जाता है। 157 कंपनी में भाव्या। अब आगे निशा को गए अब काफ़ी दिन हो चुके थे। वहीं विशांक अपने सॉफ्टवेयर पर दिन रात काम कर रहा था, जिससे कभी कभी तो वो कई दिनों तक घर भी नहीं जाता था, जिससे भाव्या उसके लिए काफ़ी परेशान रहने लगी। और जब ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो तंग आकर भाव्या ने एक फैसला लिया। वहीं विशांक अपने लैब में बैठा अपने सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर एक जगह आकर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा था, जिससे उसे गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस परेशानी को कैसे सॉल्व किया जाए। वो अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसका फ़ोन बजता हुआ सुनाई देता है, और जब वो अपना फ़ोन देखता है तो पाता है कि उस पर सत्यपाल जी का फ़ोन आ रहा है। और यही नहीं, उन्होंने 17 बार पहले भी कॉल किया था। ये देखकर विशांक को समझ नहीं आता कि आखिर सत्यपाल जी उसे क्यों फ़ोन कर रहे हैं, और भी इतनी बार ऐसी क्या आफत आ गई होगी। यही सोचकर वो फ़ोन उठाता है तो उधर से घबराई हुई आवाज़ में सत्यपाल जी कहते हैं, मिस्टर विशांक, आप अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मैंने आपको कितने कॉल किए थे। ये सुनकर विशांक कहता है, क्यों सत्यपाल जी, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं, क्या बात है। जिस पर सत्यपाल जी कहते हैं, मिस्टर विशांक, घबराने वाली बात ही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मिस भाव्या यहाँ आई थी और आपके बारे में पूछ रही थी। पहले तो मैंने उन्हें काफ़ी देर तक कुछ नहीं बताया कि आप कहाँ हैं, लेकिन फिर वो गुस्सा होने लगी तो फिर मुझे मजबूरन बताना ही पड़ा कि आप कहाँ हैं। ये सुनकर तो विशांत का हलक ही सूख गया। उसे भी अब घबराहट होने लगी थी कि कहीं भाव्या को उसकी सच्चाई मालूम ना चल जाए। ये सोचकर वो थोड़े गुस्से में पूछता, आपने उसे क्या बताया। सत्यपाल जी, आप कैसे उसे कुछ भी बता सकते हैं, जबकि मैंने मना किया था आपको उससे कुछ भी बताने से, और ये भी कहा था कि अगर अगली बार कभी भी वो कैफ़े में आए तो आप सबसे पहले मुझे कॉल करेंगे। ये बोलने के बाद ही उसे एहसास होता है कि उसे ये नहीं बोलना चाहिए थे, क्योंकि सत्यपाल जी तो उसके कहे के मुताबिक उन्होंने उसे कॉल किया था, वो वही था जिसने वक्त पर कॉल नहीं उठाया। ये याद आते ही वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आई एम सॉरी सत्यपाल जी, मुझे आप पर यूं इस तरह चिल्लाने नहीं चाहिए था। वैसे कितनी देर हुई उसे वहां से निकले। ये सुनकर सत्यपाल जी कहते हैं, जी उन्हें लगभग आधा घंटा हो गया होगा यहाँ से गए, अब तो शायद वो आपकी कंपनी पहुँच भी गई होंगी। वैसे आप घबराए मत, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ इतना बताया है कि अब आप यहाँ काम नहीं करते बल्कि आर पी कंपनी में काम करते हैं। ये नहीं बताया कि वो कंपनी आपकी ही है। ये सुनकर विशांक राहत की सांस लेता है और कहता है, थैंक यू सत्यपाल जी, आपने इतना कुछ किया। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन काट देता है और जल्दी से अपनी लैब से बाहर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ भाव्या अब तक आर पी कंपनी के सामने खड़ी थी। वो कंपनी को देखते हुए कहती है, हम कंपनी बाहर से तो काफ़ी शानदार दिख रही है, पता नहीं यहाँ का बॉस कैसा होगा। इस वक्त उसे उस बॉस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन पिछली बार से उसे सबक मिल चुका था, इसलिए इस बार वो यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं करने वाली थी। वो अंदर जाती है और रिसेप्शन पर पूछती है, मुझे मिस्टर विशांक से मिलना है। इस वक्त वो कहाँ पर मिलेंगे। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि वो वहाँ के बॉस की बात कर रही है, तो वो भाव्या को ऊपर से लेकर नीचे तक घूरती है तो पाती है कि वाकई में भाव्या है तो बहुत खूबसूरत। भाव्या को देखते हुए वो अपने मन में कहती है, ये कौन है जो हमारे बॉस को नाम लेकर बुला रही है। असल में विशांक था ही इतना हैंडसम कि पूरे ऑफिस की लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थी। वो रिसेप्शनिस्ट भी उन लड़कियों में से ही एक थी। उसे भाव्या को देखकर लग रहा था कहीं ये भी तो उन्हीं लड़कियों में से एक नहीं जो बॉस को अपने रूप जाल में फंसाना चाहती हैं। लेकिन उसे ऐसे कि किसी को भी विशांक के बारे में कुछ भी बताने या उससे मिलने नहीं देने को कहा गया था, तो वो भाव्या से रूड टोन में पूछती है, आपके पास अपॉइंटमेंट है उनसे मिलने के लिए। ये सुनकर भाव्या को बड़ी हैरानी होती है कि एक मामूली एम्प्लॉय से मिलने के लिए भी यहाँ अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर भाव्या दोबारा कहती है, नहीं आप समझी नहीं, मुझे विशांक पांडे से मिलना है, वो यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया है। ये सुनकर अब उस रिसेप्शनिस्ट को भी समझ नहीं आता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि विशांक नाम से तो उस पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही आदमी है और वो है उसके बॉस, तो एक इस विशांक की बात कर रही है। यही सोचकर वो कहती है, एक मिनट में मैं देख कर बताती हूँ। ये बोलकर वो कंपनी का एम्प्लॉय डाटा चेक करती है, जहाँ उसे दूसरा कोई भी विशांक नाम से नहीं मिलता है। ये देखकर वो रिसेप्शनिस्ट भाव्या से कहती है, सॉरी मैम, इस नाम से हमारे यहाँ कोई दूसरा काम नहीं करता है, यहाँ सिर्फ एक ही विशांक पांडे काम करते हैं जो कि है हमारे बॉस, और आप उसने बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। ये सुनकर भाव्या हैरानी से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, सत्यपाल जी ने तो यही कंपनी कहा था, फिर यहाँ पर विशांक नाम का कोई आदमी क्यों काम नहीं करता। ये सोचकर वो दोबारा उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है, मैं आप एक बार और चेक कीजिए, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है। भाव्या की बात सुनकर अब उस रिसेप्शनिस्ट को भी गुस्सा आने लगा था, तो इस बार वो थोड़ी तेज आवाज में कहती है, मिस आप खामखा अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर कोई विशांक पांडे नाम का आदमी काम नहीं करता है, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती।
भाव्या को भी उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही कुछ कहने को होती है वहां पर तेज आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा मार्क ये सुनकर वहां आ जाता है और उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, कामिनी क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? अब तक मार्क ने भाव्या को देखा नहीं था क्योंकि उसका फेस रिसेप्शनिस्ट की तरफ था और विशाल उसके पीछे खड़ा था। वहीं रिसेप्शनिस्ट मार्क को वहां देखकर खड़ी होती हुई कहती है, सर आप यहाँ? फिर अपनी बात आगे करते हुए कहती है, सर ये मैडम यहाँ पर किसी विशांत पांडे नाम के लड़के को ढूंढ रही है। मैंने इनसे कहा भी कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी नहीं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर मार्क सोचता है यहाँ पर तो एक ही विशांत काम करता है, तो फिर ये लड़की किस विशांत की बात कर रही है? यही सोचकर वो जैसे ही भाव्या से कुछ पूछने को होता है भाव्या उसकी तरफ पलट जाती है। उसे देखकर मार्क इतना शॉक हो जाता है कि जो पूछने वाला था वो उसके मुंह में ही रह जाता है और अपने मन में घबराते हुए कहता है, हे भगवान, ये तो मैडम है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? अब तो बॉस को उनके कहर से कोई नहीं बचा सकता, आज तो बॉस की पोल खुलकर ही रहेगी। यही सोचकर वो अपनी घबराहट को छिपाते हुए पूछता है, मैडम आप यहाँ किस विशांत की बात कर रही हैं? वहीं भाव्या तो मार्क के बोलने के लहजे में घबराहट को नहीं समझ पाती, लेकिन कामिनी कोई आम लड़की नहीं थी, वो भी मार्क के सिक्योरिटी कंपनी की ही कर्मचारी थी जो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी ताकि वक्त पड़ने पर वो भी अवेलेबल हो सके। वो मार्क के चेहरे पर घबराहट के भाव देख लेती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि मार्क सर जो किसी से नहीं डरते वो इस लड़की से क्यों इतना डर रहे हैं। क्या ये लड़की कोई बड़ी पहुंच वाली है? ये सोचकर तो कामिनी के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले उसने भाव्या से गुस्से में जो बात करी थी। वहीं भाव्या मार्क से कहती है, जी मैं इनसे यहाँ काम कर रहे विशांत पांडे के बारे में पूछ रही थी। उन्होंने अभी अभी कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन ये कह रही है कि यहाँ पर कोई विशांत नाम का लड़का काम नहीं करता, ऊपर से बदतमीजी अलग कर रही है। ये सुनकर मार्क और ज़्यादा डर जाता है कि कामिनी की इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ की लेडी बॉस से बदतमीजी करे। ये सुनकर वो कामिनी पर चिल्लाते हुए कहता है, कामिनी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इनसे बदतमीजी की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे तेज आवाज में बात करने की? मार्क इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले उन सबको पीछे से एक आवाज़ आती है, 1 मिनट। तो क्या होगा आगे और किसकी आवाज़ थी वो? क्या सच में इस बार विशांत की सच्चाई भाव्या को पता चल जाएगी? अगर हाँ तो क्या करेगी भाव्या विशांत की सच्चाई जानकर? 158 सांस अटक गई। अब आगे मार्क भाव्या को कंपनी में देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं वो रिसेप्शनिस्ट मार्क को ऐसे घबराता देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, आखिर ये लड़की है कौन जिससे मार्क सर इतना घबरा रहे हैं? उन्हें देखकर वो भी अब कहीं ना कहीं डरने लगी थी क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसने भाव्या से बदतमीजी से बात करी थी। मार्क भाव्या से कुछ कहने को ही होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, 1 मिनट। ये आवाज़ सुनकर सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं वहां विशांत हांफता हुआ खड़ा था। वहीं उसे ऐसे देखकर वहां मौजूद सारे एम्प्लॉय डर के मारे जोर से सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वहीं भाव्या विशांत को देखकर उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है, ये हैं विशांत पांडे और आप कह रही थी कि वो यहाँ काम नहीं करते। कैसी लापरवाह रिसेप्शनिस्ट हैं आप, आपको अपने ही कंपनी के एम्प्लॉइज के बारे में नहीं मालूम? अब तक विशांत वहां आ चुका था। वहीं उस रिसेप्शनिस्ट की को जान ही सूख गई थी। उसने आज तक कभी विशांत को इतने करीब से नहीं देखा था और यहाँ तो वो सीधा उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। वहीं माँ भी सिट्टी पिट्टी गुम थी। विशांत अंदर से तो काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन उसने ये चीज़ अपने चेहरे पर नहीं आने की और अपने चेहरे पर शांति लिए भाव्या के पास जाते हुए कहता है, अरे भाव्या तुम यहाँ मुझे बता दिया होता मैं तुम्हें लेने आ जाता है। ये सुनकर भाव्या कहती है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए मैं सत्यपाल जी से पूछकर सीधा यहाँ आ गई, लेकिन ये रिसेप्शनिस्ट मुझसे बदतमीजी करने लगी। पहले तो मुझे गुस्से से बोली कि यहाँ कोई विशांत नाम का आदमी काम नहीं करता है, और जब मैंने बोला कि उन्हें अभी कुछ नहीं दिन हुए हैं यहाँ ज्वाइन किए तो मुझ पर गुस्साने लगी। वहीं वो रिसेप्शनिस्ट जो पहले ही विशांत को वहां देखकर घबराई हुई थी, तो जब भाव्या को विशांत के साथ इतना नॉर्मली बात करते हुए सुना तो वो ये तो जान गई थी कि ये लड़की जरूर बॉस की कोई खास है। लेकिन वो ये जानकर आश्चर्य में थी कि उसे बॉस की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं मालूम कि इसका विशांत यहाँ काम नहीं करता बल्कि वो खुद ही यहाँ का बॉस है। लेकिन जब उसने भाव्या के मुंह से अपनी बुराई सुनी तो उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके बॉस उसे काम से ना निकाल दे। वहीं विशांत ने जब ये सुना तो उसने राहत की सांस ली कि चलो शुक्र है भाव्या को कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कोई बात नहीं भाव्या, असल में मैं यहाँ नया हूँ ना, तो अभी मेरी पूरी डिटेल यहाँ नहीं फिट हुई है, शायद इसीलिए मैम को मेरे बारे में पता नहीं चला। फिर उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको परेशानी हुई। ये सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट लगभग गिरने ही वाली थी। उसके बॉस द विशांत पांडे उससे माफ़ी मांग रहे थे। वो सोच में पड़ गई थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, वो किसका मुंह देख कर उठी थी सुबह। वहीं विशांत रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, मुड़ते हुए कहता है, चलो भाव्या मेरे कैबिन चलकर बात करते हैं। तभी उसकी नज़र सामने हैरान खड़े मार्क पर पड़ती है। ये देखकर वो भाव्या से कहता है, भाव्या इनसे मिलो, ये हैं हमारी कंपनी के सिक्योरिटी हेड मिस्टर मार्क। ये सुनकर भाव्या उनसे हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर मार्क, मैं भाव्या प्रजापति।
फिर आगे कहती है तो आप है यहाँ के खड़ूस बॉस के बॉडीगार्ड जो अपने एम्प्लॉइज को रात रात भर काम करवाता है और खुद मजे करता है। ये सुनकर वहीं मार्क जो अब तक घबराया हुआ था वृषांक की नौटंकी देखकर उसे हंसी आ रही थी, लेकिन वो इस तरह भाव्या के सामने हंस नहीं सकता था वरना वृषांक उसे मुंह खोलने लायक भी नहीं छोड़ता। लेकिन उसे भाव्या पर भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि वो जिस बॉस को खड़ूस कह रही थी असल में तो वो उसके बगल में ही खड़ा था। वहीं भाव्या के बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट को भी हंसी आ रही थी। वो अपने मन में बोल रही थी बेचारी कितनी भोली है ये लड़की, जिसे ये तक नहीं पता कि जिसकी वो बुराई कर रही है वो उसके बगल में ही खड़ा है। वहीं वृषांक भी भाव्या की बात सुनकर खांसने लगता है और बात खत्म करते हुए कहता है अच्छा भाव्या चलो हम कैबिन में चलते हैं, मार्क सर को बहुत काम होंगे। फिर मार्क को घूरते हुए कहता है ना मार्क सर ... ये सुनकर मार्क घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है जी बॉस। मार्क के मुंह से बॉस निकलने ही वाला था कि एन वक्त पर उसने अपने शब्दों को रोक लिया और बोला मेरा मतलब बिल्कुल मैं चलता हूं, मुझे बहुत काम है। ये कहने के बाद वो वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। वहीं भाव्या की अधूरी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है कि ये मिस्टर मार्क वृषांक को जी क्यों कर रहे थे। वहीं वृषांक भी मार्क के मुंह से अपने लिए बॉस सुनकर घबरा गया था, लेकिन वक्त रहते मार्क संभल गया वरना आज तो उसका भेद खुल ही जाना था। उसके बाद क्या होता ये सोचकर ही वृषांक की सांस अटक गई थी। फिर वो भाव्या को वहां से अपने कैबिन में ले जाता है। वहीं मार्क वहां से गया नहीं था, बस छिप गया था। वृषांक और भाव्या के जाने के बाद वो वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट मार्क से पूछती है सर ये मैडम कौन थी और आप उन्हें देखकर ऐसे क्यों घबरा गए थे। ये सुनकर मार्क कहता है ये इस कंपनी की होने वाली लेडी बॉस हैं और अब तक तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि उन्हें बॉस के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो बेहतर होगा आगे से तुम भी उनसे अच्छे से पेश आओ। जब भी ये आएं तुम्हें सबसे पहले मुझे खबर करनी होगी, समझी। वहीं दूसरी तरफ वृषांक भाव्या को अपने कैबिन में ले जाते हुए कहता है वैसे तुम यहाँ क्या करने आई हो, ऐसा क्या काम था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर भाव्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है अच्छा हुआ ना मैं यहाँ आ गई, वरना तो तुम मुझे कभी बताते ही नहीं कि तुमने वो कैफे वाली जॉब छोड़ दी है और यहाँ काम करने लगे हो। फिर वृषांक को घूरते हुए कहती है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। ये सुनकर वृषांक बात संभालते हुए कहता है अरे ... मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी है कि तुम मुझसे मिलने आए, और रही बात यहाँ जॉब करने की तो मैंने सोचा एक बार जॉब पक्की हो जाए तब तुम्हें बताऊं। ये सुनकर भाव्या कहती है अच्छा तो इसीलिए तुम आजकल देर रात घर भी नहीं आते हो ताकि तुम अपने उस खड़ूस बॉस की नज़रों में अच्छे बन सको। ये सुनकर वृषांक को समझ आ जाता है कि भाव्या उसके देर रात घर आने से परेशान है, तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बस बॉस ने मुझे कुछ ऐसा काम दिया है जिसके पूरा करते ही मेरी जॉब पक्की हो जाएगी, तो बस उसे ही करने में लगा था और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना तुम सोच रही हो हमारे बॉस इतने बुरे भी नहीं है। उन्होंने यहाँ खाने पीने यहाँ तक कि आराम करने की भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। ये सुनकर भाव्या थोड़ा शांत होती है, फिर अपने हाथ में लाया हुआ लंच बॉक्स दिखाते हुए कहती है ठीक है देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाकर लंच लाई हूँ, अब चलो जल्दी से हाथ धोकर आओ। 159 इनोसेंट भाव्या। अब आगे विशाल ने अपनी पूरी बात बिना ऊपर देखे कही थी, जिसकी वजह से वो ये नहीं जान पाया कि इस वक्त वृषांक के अलावा भी और कोई मौजूद है कैबिन में। लेकिन काफ़ी देर की शांति के बाद भी जब वृषांक का कोई जवाब नहीं आता है तो विशाल अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसके सामने भाव्या खड़ी थी जिसकी आंखों में बहुत से सवाल था। वहीं विशाल को वहां भाव्या को देखकर इतना डर जाता है कि 2 कदम पीछे ले लेता है। वहीं वृषांक अपने मन में कह रहा था कि इस विशाल के बच्चे को भी अभी ही आना था, ये मेरा भंडा फोड़कर ही मानेगा। लेकिन फिर शांत दिमाग से सोचने लगता है कि अब इससे कैसे बचा जाए। वहीं भाव्या कुछ सवाल पूछती उससे पहले ही वृषांक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो हंसते हुए विशाल से कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, इस वक्त बॉस कैबिन में नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर, वो किसी काम से बाहर गए हैं। क्लोज www.google। ये सुनकर विशाल भी समझ जाता है कि अगर उसने इस नाटक में वृषांक का साथ नहीं दिया तो ये कमीना आहाना के साथ मिलकर मुझे ही अपने घर से बाहर करवा देगा। फिर विशाल भी हंसते हुए कहता है ओ ... अच्छा वृषांक तुम हो, मुझे लगा बॉस हो गए अंदर। ये सुनकर भाव्या वृषांक से पूछती है ये क्या बोल रहे हैं और बॉस तुम्हारे कैबिन में क्यों होंगे। ये सुनकर वृषांक अपने मन में कहता है अरे यार ये व्योमकेश बख्शी बनकर क्यों सवाल पर सवाल कर रही है, जवाब ढूंढने का मौका तक नहीं दे रही। लेकिन फिर झूठी हंसी हंसते हुए कहता है अरे क्या तुम भी भाव्या कैसी बातें करती हो, कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए एम्प्लॉय को कोई कैबिन देता है क्या, ये हमारे बॉस का ही कैबिन है। उन्होंने मुझे कुछ पेपर वर्क दिए थे और बोलता था कि मैं उन्हें बाहर लेकर ना जाऊं, बस इसीलिए मैं यहाँ था और सर ने मुझे गलती से बॉस समझ लिया है ना विशाल सर। ये बोलकर वृषांक विशाल को घूरने लगता है, मानो आंखों से ही कह रहा है अब तुम एक और बकवास करो फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहीं वृषांक की आंखों की वार्निंग समझकर विशाल तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है हाँ वृषांक सही कह रहा है, मैंने गलती से उसे बॉस समझ लिया था। उन दोनों को सफाई देता देखकर भाव्या कहती है आप लोग सफाई क्यों दे रहे हैं, मैंने तो आप लोगों से कुछ पूछा ही नहीं।
ये सुनकर विशाल और वृषांक हड़बड़ा जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। वहीं भाव्या वृषांक का हाथ पकड़कर वृषांक से कहती है, मुझे विश्वास है तुम पर, तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। ये सुनकर वृषांक को अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि वो भाव्या से अपना सच छिपा रहा है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया था कि वो भाव्या को अपनी सच्चाई बता सके, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता था। वहीं वृषांक बात घुमाने के इरादे से कहता है, खैर वो सब छोड़ो। फिर विशाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इनसे मिलो, ये हैं ... इससे आगे वृषांक कुछ बोलता उससे पहले भाव्या बोलती है, मुझे पता है ये कौन है। ये सुनकर विशाल और वृषांक चौंक जाते हैं और थोड़ा डर भी जाते हैं कि कहीं भाव्या को कोई शक तो नहीं हो गया। वहीं भाव्या विशाल के सामने जाती है और अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, आप हैं आर.पी. कंपनी के CEO और इस कंपनी के मालिक के सेक्रेटरी मिस्टर विशाल। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना मिस्टर विशाल? वैसे मेरा नाम भाव्या प्रजापति है, मैं भावेश प्रजापति की बेटी हूँ। वहीं विशाल और वृषांक भाव्या की बात सुनकर राहत की सांस लेते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि चलो, कम से कम भाव्या को उन पर किसी भी तरह का शक नहीं है। वहीं विशाल भाव्या की बात सुनकर कहता है, हेलो मिस भाव्या, वैसे आपको कौन नहीं जानता, भावेश जी के बारे में तो इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है और आप भी कम फेमस नहीं है उनसे। ये सुनकर भाव्या बस मुस्कुरा देती है और विशाल की आंखों में आंखें डालकर कहती है, अब अगर आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं वृषांक की गर्लफ्रेंड हूँ और उसकी होने वाली पत्नी भी, इसलिए आपको वृषांक का खास ख्याल रखना होगा। उसे यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना ... यू नो वॉट आई मीन राइट। ये सुनकर तो विशाल की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वहीं वृषांक भाव्या का ये रूप देखकर तो उस पर और ज्यादा फिदा हो जाता है। वहीं विशाल अपने मन में सोचता है, हे भगवान, क्या दिन देखना पड़ रहा है, मैं इस कंपनी का CEO हूँ, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझसे आंखें उठाकर बात करने की। वहीं ये लड़की तो मुझे सरेआम धमकी दे रही है। लेकिन फिर जब विशाल की नज़र वृषांक पर जाती है तो वो अपने मन में कहता है, वैसे बॉस के लिए ये एकदम सही चॉइस है, अगर बॉस की वाइफ शेरनी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए भाव्या से कहता है, मैं समझ गया मिस भाव्या, आप टेंशन मत लीजिए, वृषांक मेरे छोटे भाई जैसा है, उसका का ख्याल मैं अच्छे से रखूंगा। ये सुनकर वृषांक विशाल को देखकर मुस्कुराने लगता है, फिर वहां से निकलते हुए कहता है, ओके आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूं, मुझे थोड़ा काम है। ये बोलकर विशाल वहां से निकल जाता है। अब उस कैबिन में सिर्फ भाव्या और वृषांक ही थे। वहीं वृषांक आकर भाव्या को पीछे से हक कर लेता है और उसके गले पर किस करते हुए रोमांटिक अंदाज में कहता है, क्या था ये सब, तुम हमारी कंपनी के CEO को ऐसे दिन दहाड़े धमकी कैसे दे सकती हो? वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड एक गुंडी है? वहीं भाव्या जो वृषांक के यूं इस तरह अचानक गले पर किस करने से अपनी आंखें बंद किए हुए थी, वृषांक की बात सुनकर पीछे मुड़ती है और कहती है, शुक्र करो तुम्हारे बॉस यहाँ पर नहीं थे, वरना उन्हें तो मैं और अच्छे से समझाती कि एम्प्लॉइज को काम का इतना बोझ नहीं देना चाहिए। आखिर उनकी भी अपनी लाइफ होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, गर्लफ्रेंड होती है जो उनका घर पर इंतजार कर रहे होते हैं। ये सुनकर वृषांक मुस्कुराते भाव्या के होठों की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, लगता है कोई हमसे नाराज है, चलो कोई नहीं, अभी उसकी नाराजगी दूर किए देते हैं। ये बोलकर वृषांक जैसे ही भाव्या को किस करने वाला होता है कि तभी भाव्या अपना हाथ अपने होठों पर रख देती है और वृषांक को पीछे धकेलते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, शायद तुम भूल गए हो कि हम इस वक्त घर पर नहीं है, ये तुम्हारे बॉस का कैबिन है। ये सुनकर वृषांक मुंह बनाते हुए झूठा गुस्सा दिखाता है और कहता है, रोमांटिक मूड का कबाड़ा कैसे करना है ये तुमसे अच्छा और कोई नहीं जानता होगा। वृषांक की बात सुनकर भाव्या हंसने लगती है और कहती है, वेरी फनी। फिर वृषांक को चेयर पर बिठाती हुई कहती है, अब चलो लंच करो, मुझे भी देर हो रही है, घर जाना है। ये सुनकर वृषांक चुपचाप लंच करने लगता है, जिसके बाद दोनों कुछ क्वालिटी टाइम साथ बिताते हैं। वहीं बाहर पूरी कंपनी में ये बात फैल जाती है कि आज यहाँ पर उनकी होने वाली लेडी बॉस आई हुई है, जिन्हें बॉस के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए किसी को भी उनके सामने अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सभी लोग बॉस की कैबिन की तरफ आंखें लगाए हुए था ताकि देख सके कि उनकी लेडी बॉस कैसी दिखती हैं। कुछ ही देर बाद भाव्या और वृषांक कैबिन से बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सबकी नज़र भाव्या पर जाती है, जिसे देखकर सबके मुंह से बस इतना ही निकलता है, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। जहां एक तरफ सारे लड़के भाव्या को देखकर आहें भर रहे थे, वहीं लड़कियों का तो आज मिसेज वृषांक पांडे बनने का सपना टूट गया था, जिसकी वजह से वो लड़कियां तो भाव्या को बस घूरे जा रही थी। वहीं वृषांक और भाव्या ने उन घुरती नज़रों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। वृषांक भाव्या को गेट तक छोड़ने आया था, वहीं भाव्या जाते हुए कहती है, अपना ध्यान रखना और ज़्यादा काम का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ अच्छा घर आ जाना, वरना फिर तो तुम समझते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर वृषांक घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नो किस फॉर 3 डेज मुझसे नहीं झेला जाएगा, मैं आज घर जल्दी आ जाऊंगा। जिसे सुनकर भाव्या हंसने लगती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद वृषांक भी अपनी कैबिन में चला जाता है। अब वृषांक वो हंसने खेलने वाला वृषांक नहीं बल्कि
पी कंपनी का बॉस विशांक पांडे बन चुका था। वो सारे एम्प्लॉइज को बीच में जाकर खड़े होकर कहता है, हेलो गाइज, मैं जानता हूं कि अब तक आप सबको पता चल चुका होगा कि मिस भाव्या ही आपकी होने वाली लेडी बॉस है और उन्हें मेरे इस सच्चाई के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपना अपना बंद रखेंगे और किसी को भी भाव्या के बारे में नहीं बताएंगे, वरना उसके साथ क्या होगा इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। जिसे सुनकर सारे एम्प्लॉइज डर जाते हैं और सब एक साथ कहते हैं, हम समझ गए बॉस। ये सुनकर विशांत कहता है, गुड, अब आप सब अपना काम कीजिए। ये बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है और अपने सॉफ्टवेयर पर काम करने लगता है और इस बार उसे अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइनली मिल ही जाता है, जिसकी वजह से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो हंसते हुए अपने आप से कहता है, फाइनली आज मेरे कई दिनों की मेहनत रंग लाए और मेरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया। अब बस मुझे इंतजार है उस दिन का जब मैं इसे लॉन्च करूंगा और उसी दिन से राकेश की उल्टी गिनती चालू होगी। 161 स्टेज। अब आगे भाव्या वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद विशांत ने भी अपनी स्टाफ को अच्छे से ये बता दिया था कि कोई भी बाहर या भाव्या को उसकी सच्चाई नहीं बताएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बोलकर वो अपने कैबिन में जाता है और अपने सॉफ्टवेयर के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद उसकी परेशानी तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन आगे कैसे क्या करना है वो ये सोच रहा था। तभी वहाँ मार्क और विशाल आ जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं, तो सर हमारी लेडी बॉस चली गई क्या? ये सुनकर विशांत अपने होश में आता है और कहता है, हाँ चली गई, अच्छा हुआ आज उसे कुछ पता नहीं चला, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये सुनकर मार्क हंसते हुए कहता है, मुझे तो आपका वो फेस ही नहीं भूल रहा जब आपने भाव्या को वहां देखा था, कैसे घबराए हुए लग रहे थे। ये सुनकर विशाल भी हंसते हुए मजाक करते हुए कहता है कि सही कहा, मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी जब बॉस मुझे सर बुलाकर भाव्या से मिलवा रहे थे। फिर मार्क से कहता है, तुम्हें पता है अभी अभी मुझे जान से मारने की धमकी मिली है कुछ ही देर पहले। ये सुनकर मार्क सीरियस होते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें धमकी दे रहा है? क्या उसका मन भर गया है इस दुनिया से? तुम बस नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर विशांत उसे घूरने लगता है। वहीं विशाल हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? अगर मैंने तुम्हें अभी उसका नाम बता दिया ना तो यहीं खड़े खड़े तुम्हारे पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। ये सुनकर मार्क कहता है, तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम एक बार नाम तो बताओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। ये सुनकर विशांत मार्क को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहता है, भाव्या विशांत पांडे है उसका नाम, तो बताओ अब तुम क्या करोगे? ये सुनकर तो सच में मार्क को पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो डरते हुए विशांत की तरफ देखता है जो उसे घुरे जा रहा था। ये देखकर मार्क हकलाते हुए कहता है, मैं क्या कर सकता हूं? अगर लेडी बॉस ऐसा चाहती है तो। वहीं विशाल मार्क की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन मार्क की अगली बात सुनकर उसकी हंसी गायब हो जाती है। मार्क आगे कहता है, बस उनसे यही पूछूंगा कि वो विशाल के कैसे मारना ताकि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। ये सुनकर विशाल उसे घुरते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है मार्क, तू ऐसे पलटी मारेगा? मैंने सोचा नहीं था। ये सुन डेमो वर्जन कर। मार्क कहता है, बात जब अपने जान की हो तो अच्छे अच्छे पलटी मार जाते हैं, फिर तूने तो मुझे धोखा दिया है, तेरा तो मरना भी बनता है। ये सुनकर विशाल पूछता है, अबे मैंने तुझे कौन सा धोखा दिया है बे जो तू ऐसा बोल रहा है? ये सुनकर मार्क कहता है, और नहीं तो क्या साले, तू मुझे बता नहीं सकता था तुझे लेडी बॉस ने धमकाया है? फिर पूछता है, वैसे ये बता तुझे उन्होंने धमकाया क्यों? ये सुनकर विशाल मार्क को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर कुछ देर शांत रहने के बाद दोनों एक साथ जोर से हंसने लगते हैं। वहीं विशांत भी भाव्या को याद करते हुए मुस्कुराने लगता है। फिर अपने होश में आते हुए कहता है, वैसे तुम लोग बताओगे, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? अगर यहाँ मेरी टांग खींचने आए हो इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत खाली टाइम है, तो क्यों ना मैं तुम दोनों को कुछ काम दे दूं। ये सुनकर मार्क और विशांत दोनों की हंसी बंद हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि विशांत के काम कितने ज्यादा थकाऊ होते हैं। कुछ देर की शांति के बाद विशाल सीरियस होते हुए पूछता है, वैसे बॉस आपका सॉफ्टवेयर का काम कहाँ तक पहुंचा? क्योंकि आप काफी दिनों से किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं। तो आज सुबह हर्षवर्धन जी फोन मेरे पास आया था, वो जानना चाहते थे कि उनका काम कब शुरू करना है। ये सुनकर विशांत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, उनसे कहो कि अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही अपना सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। ये सुनकर विशाल खुशी और हैरानी के भाव लिए हुए कहता है, क्या सच में इतनी जल्दी? लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि हमारे बॉस के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये बोलकर वो कहता है, ठीक है सर, मैं हर्षवर्धन जी से कह देता हूँ कि वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर कुछ देर की शांति के बाद कहता है, बॉस क्या आप भी वहाँ जाना चाहेंगे? ये सुनकर विशांत विशाल से पूछता है, वैसे तुमको क्या लगता है विशाल, मुझे वहां जाना चाहिए? ये सुनकर विशाल कहता है, जी सर, मुझे लगता है अब आपका समय आ गया है कि आप सामने आए। पब्लिक के सामने ना सही, लेकिन बाकी बिजनेसमैनर्स के सामने तो आपको आना ही पड़ेगा, ताकि जब आप उन्हें सच्चाई बताए तो वो मना ना कर पाएं। वैसे तो इसके चांसेस बहुत कम ही है कि कोई मना करे, क्योंकि सभी आने वाले कभी ना कभी राकेश के सताए हुए हैं, तो उन सब के पास अपने भी रीजनस होंगे। ये सुनकर विशांत कहता है, तुम सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर कुछ सोचते हुए कहता है, विशाल एक काम करो, तुम मिस्टर हिम्मत को भी वहां आने के लिए बोल दो, शायद वो भी हमारे काम आ जाएं। ये सुनकर विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, सर मैंने पहले ही उन्हें कह दिया है और वो आने को भी तैयार हैं। ये सुनकर विशांत मुस्कुराने लगता है।
सारा मैदान तैयार था, सारी सिपाही अपनी जगह खड़े हो चुके थे शतरंज के इस खेल में। सामने राकेश था तो दूसरी तरफ उसके अब तक के सताए हुए लोग। क्या होगा आगे, आखिर अब क्या करने वाला है? वृषांक और हर्षवर्धन जी की काम की बात कर रहे थे।